ठीक है। जहाँ तक एनसीईआरटी का होमवर्क पढ़े हैं ना, उसके आगे का होमवर्क एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ तक इसके पहले का होमवर्क कर चुके थे एनसीईआरटी में, आज पढ़ रहे हैं विभिन्न राज्यों में पंचायती संस्थाएं। ठीक है, विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बताइएगा आप लोग, इसमें दिया हुआ पंचायतों के स्तर दिया हुआ है, 1 स्तरीय दिया हुआ है, 2 स्तरीय दिया हुआ है और 3 स्तरीय दिया हुआ है और 4 स्तरीय दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे संस्थाएं में दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राम पंचायत है। एक स्तरीय में जो है ना ग्राम पंचायत होता है, 2 स्तरीय में क्या होता है ग्राम पंचायत और पंचायत समिति होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 1 स्तरीय में ग्राम पंचायत होता है, 2 स्तरीय में ग्राम पंचायत पंचायत समिति होता है, त्रिस्तरीय में क्या होता है ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। त्रिस्तरीय में कौन कौन आता है ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद आता है। ठीक है, और 4 स्तरीय में क्या आता है ग्राम पंचायत आता है, अचल पंचायत आता है, आंचलिक परिषद आता है, जिला परिषद आता है। ठीक है, इसमें अगर राज्य बोलेगा ना कि सब पंचायतों के स्तर पे राज्य में, तो 1 स्तरीय में राज्य कौन कौन है बताइए। तो 1 स्तरीय राज्य कौन कौन है बताइए। 1 स्तरीय में राज्य कौन कौन है? केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। हाँ, 1 स्तरीय में जो राज्य है ना केरल है, जम्मू कश्मीर है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, सिक्किम है। ठीक है, और 2 स्तरीय में बोलेगा तो कौन सा राज्य है 2 स्तरीय में? असम, उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा। असम, उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा। क्या है असम, उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा। त्रिस्तरीय में कौन कौन है तो क्या होगा त्रिस्तरीय में? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। त्रिस्तरीय राज्य में कौन कौन है तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है, तमिलनाडु है, राजस्थान है और क्या है तो मध्य प्रदेश है। 4 स्तरीय में केवल एक ही राज्य कौन सा है तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। ठीक है, तो कह रहा है गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं में ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद है। ठीक है, और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। तो कौन कौन राज्य पंचायतों का गठन नहीं किया गया है? क्या कौन कौन राज्य बताइए? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो है ना पंचायतों का गठन नहीं किया गया। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजातीय परिषदें कार्यरत है। ठीक है, आगे कह रहा है देखिए, इधर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल स्थानों की 1/3 है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल स्थानों की क्या है तो 1/3 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य था बताइए, क्या होगा? देश में सशक्त और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। ठीक है, तो कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना है। आगे कह रहा है कि भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है बताइए, क्या होगा? क्या होगा? केरल होगा। तो कह रहा है कि भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया तो केरल। आगे कह अनुसूचित जनजातियाँ मतलब एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों मतलब एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है तो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। आगे कह रहा है ना किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों मतलब टैक्स या फी के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में राज्य वित्त आयोग जो है ना मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुति राज्य वित्त आयोग मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है तो बताइए, क्या होगा? नगर पालिका बोलेगा तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, और पंचायत बोलेगा तो 73वां होगा, नगर पालिका बोलेगा तो 74वां होगा। आगे कह रहा है कि हाँ, आगे कह रहा है 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है तो क्या होगा? स्वशासन की व्यवस्था को। तो कह रहा है 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? स्वशासन की व्यवस्था को। ठीक है, आगे कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है तो क्या होगा? अनुच्छेद 243 के 1 के अंतर्गत। ठीक है, तो कह रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है तो अनुच्छेद 243 के 1 के अंतर्गत। आगे कह रहा है कि पंचायत समिति पंचायत कमेटी के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं तो क्या होगा? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। क्या है? कह रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति द्वारा चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आगे आइए। इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट कह रहा है ना
कि किसी भी बीपीएल एवं परिवार कह रहा है किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका जो है ना मनरेगा, पहले नरेगा था, बाद में जो है ना मनरेगा कर दिया गया, अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का प्राप्त होता है, ठीक है, पात्र होता है। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने, क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो क्या होगा? ग्राम पंचायतों का है। किसका है? ग्राम पंचायतों का है। आगे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो क्या होगा? आंध्र प्रदेश के लिए। किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं, इसमें संवैधानिक के बाद दिया हुआ है, संवैधानिकरण के बाद दिया हुआ है। देखिए इसमें समिति का नाम दिया हुआ है और अध्यक्ष है और वर्ष है। तो बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों के तथा प्रक्रियाओं के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्य दल, इसका अध्यक्ष कौन थे और उसका गठन कब हुआ था? अध्यक्ष ललित माथुर। हाँ, तो इसमें याद रखिएगा ना कि पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों तथा प्रक्रियाओं के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्यदल बोलेगा तो इसका अध्यक्ष ललित माथुर है। आज का जो गठन हुआ था 2001 में हुआ था, ठीक है। आगे है निम्नतम मतलब ग्रास रूट स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह, इसका बताइए। बी रामचंद्रन 2005। बी रामचंद्रन है, 2005 में किया गया था, ठीक है। रहे जिला स्तर का राय की नियोजन की नियमावली तैयार करने के कार्यदल क्या होगा? श्रीमती राजवंत संधू 2008 में, ठीक है। रहेगा नेक्स्ट है DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी पुनर्गठन के लिए गठित समिति, क्या होगा? बी रामचंद्रन होगा। क्या? बी रामचंद्रन 2010 में, ठीक है। आगे कह रहा है कि आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों का उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति क्या होगा? मणिशंकर अय्यर होगा 2012 में, ठीक है। आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि नगर पालिकाओं, ठीक है, कह रहा है कि नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तो कह रहा है कि नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो क्या होगा? 18 विषय। और नगर पालिकाओं का वर्णन जो है ना किस अनुसूची में? तो क्या होगा नगर पालिका का वर्णन? 12वीं अनुसूची में। अरे 12वीं अनुसूची में जो है ना प्रदान किया गया ना 18 विषय का विधि बनाने की शक्ति। अब देखिए संविधान संशोधन है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है, बताइएगा। कह रहा है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताइए क्या होगा? अनुच्छेद 368। क्या है? अनुच्छेद 368। कह रहा है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 368 है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? बताइए कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी से भी सदन में। तो कह रहा है ना कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में, ठीक है। आगे कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान जो है ना कहा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? तो क्या किसको कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। आगे देखिए दिया हुआ है कि साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने के बाद कुछ उपबंध दिया हुआ है। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध है। तो कह रहा है 1 नंबर में कह रहा अनुच्छेद 2 और 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों का शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सके। तो ठीक है, तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो है ना अनुच्छेद 1 बोल रहा है कि अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा एक अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों को सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का क्या कर सके? निर्माण कर सके, ठीक है। आज दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 कह रहा है कि 75, 97, 125, 165 का 5 तथा 221 का 2 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 105 के 3 के अनुसार कह रहा है कि संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था करता है। आगे पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि अनुच्छेद 106 में कह रहा है कि संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। तो अनुच्छेद 106 में क्या कहता है बताइए? तो 106 में संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की व्यवस्था तो अनुच्छेद 106 में कह रहा ना कि संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों को वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है।
आगे कह रहा है अनुच्छेद 120 का 2 में कह रहा है कि संसद द्वारा किसी भी नई व्यवस्था न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। ठीक है, आगे कह रहा है अनुच्छेद 124 के 1 में क्या है, तो इसमें व्यवस्था यह किया गया कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने पर उच्चतम न्यायालय के इसमें 7 न्यायाधीश होंगे 124 के 1 में। और आगे कह रहा है 135 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 135 में क्या बोला गया है कि संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। 135 में क्या है ना, कह रहा है कि संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 169 के 1 में क्या है, तो कह रहा है कि कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। ठीक है, आगे कह रहा है अनुच्छेद 239 में क्या है, तो कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। ठीक है, तो 239 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्रों मतलब यूनियन टेरिटरी के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। आगे दिया हुआ है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बना, बताइए क्या होगा। 69वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो कह रहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना, 69वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बना। ठीक है, आगे कह रहा है कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। सभी राज्यों की विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा महिलाओं को 33% आरक्षण 33% तो कह रहा है ना कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो लोकसभा सभी राज्यों की विधानसभा में दिल्ली विधानसभा महिलाओं को 33% आरक्षण से नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया गया है। ठीक है, संबंधित है। आगे करा इस अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 239 का ए में संशोधन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 330 के ए, 332 के ए, 333 का ए को जोड़ा गया है। यह आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए है। ठीक है, आगे आइए बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कह रहा है ना कि भारतीय संविधान की 9वीं सूची कब जोड़ी गई, बताइए क्या होगा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ठीक है, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं सूची कब जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। संविधान का 86वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और बिना शिक्षा से है। आगे दिया कि विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंधित लगाया गया है। तो कह रहा है कि विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को दल बदल पर 52वां संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है, बताइए। 79वां किससे संबंधित है, बताइए। लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित मतलब SC/ST के जातियों का आरक्षण है। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के 79वां संशोधन किससे संबंधित है, तो लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में SC/ST का क्या है, तो आरक्षण है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो क्या हो किससे संबंधित था। तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों से कैसे है, संरक्षण से है। तो कह रहा है कि वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों में संरक्षण से है। आगे कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक को पारित होना आवश्यक है, तो क्या होगा, बताइए। संविधान संशोधन विधेयक है। कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विधेयक बहुमत से किस विधेयक को पारित होना आवश्यक है, संविधान संशोधन विधेयक है। आजकल जो है ना पॉलिटी पूरा खत्म हो गया NCERT में होमवर्क के द्वारा। कल पॉलिटी का जो है ना लास्ट होमवर्क दिए हैं ग्रुप में, कल पॉलिटी पूरा खत्म आया, इसलिए हम कल जो होमवर्क डाले ना बिहार पुलिस का जो होमवर्क सीरीज चल रहा है ना, उसका कल लास्ट होमवर्क डाला है पॉलिटी, मतलब पॉलिटी खत्म हो गया, अब ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, ये बोल रहे हैं जो ग्रुप में होमवर्क डाल रहे हैं इसका। मतलब आप जो डालते हैं। हाँ, उसका पॉलिटी पूरा खत्म हो गया। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसका पॉलिटी का फुल नोट्स जो है एक बार में पूरा डाल देंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, एक बार पूरा डाल देंगे, आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ बोलिए। हम सोचते कि एक बार रीड करके आते इसको, तो लेकिन मेरे पास पुराना वाला बुक है ना, तो PDF डालते हैं ना, PDF से पढ़िए ना, PDF से पढ़ लीजिए। जब PDF सारा रहता ही है, जब होमवर्क सीरीज चल ही रहा है, तो जहाँ तक क्लास में ख़त्म होता है उसके आगे का होमवर्क पढ़ना है। जब क्लास जब आता है तो उसको दोबारा उसको देखना है, क्लास को अपने याद हो जाएगा। जब तक नहीं रिवीजन किया जब तक कुछ नहीं। अब देखिए, आप मान लीजिए कल पॉलिटी खत्म हुआ है, तो पॉलिटी का जो फुल नोट्स है ना पूरा हम भेज देंगे। ठीक है ना, उसको बस एक बार रीड कर लेना है। तो टेलीग्राम चैनल कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद के संविधान संशोधन शक्ति सीमित किया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15 तक सीमित कर दिया गया, तो क्या होगा।
51वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया है। तो 51वां संविधान संशोधन है, ठीक है। आगे कह रहा है विशेष बहुमत, कह रहा है कि 91 हुआ था 2003 में ना, 2003 में हुआ था, ठीक है। आगे कह रहा है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय है, ठीक है। तो कह रहा है कि विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय है। बताइएगा, अनुच्छेद दिया हुआ है। बताइए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में, बताइए क्या होगा। अनुच्छेद 54 में, क्या अनुच्छेद 54 में, ठीक है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन बोलेगा तो अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है, तो 55 में, क्या है 55 में है, ठीक है। बताइए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है, तो 73 में, क्या है 73 में है। बताइए कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है, 162 में, क्या है 162 में है। और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में है, 241 में है। आगे कह रहा है कि संघ की न्यायपालिका बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है, भाग 5 के अध्याय 4 में, ठीक है। और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय बोलेगा तो किस अथी में है, तो भाग 6 के अध्याय 5 में है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध बोलेगा तो भाग 11 के अध्याय 1 में है। और आगे बताइए किस अनुसूची में जो है ना, किस अनुसूची किसी विषय संघ सूची राष्ट्र सूची में संशोधन है, बताइए किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची है। कह रहा है कि 7वीं अनुसूची किस मतलब सूची में संशोधन है, तो 7वीं सूची में, संघ सूची राष्ट्र सूची संवर्धित सूची है। आगे संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 4 में है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व बोलेगा तो अनुसूची 4 में है। स्वयं अनुच्छेद बोलेगा तो 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन है, ठीक है। आगे आइए, आगे कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद बोलेगा 21 का ए से संबंधित जोड़ा गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 के 1 के संविधान में जोड़ा गया है। आगे आइए, आप देखिए विविध है, देखिए है ना विविध। अब यहाँ देखिए विविध स्टार्ट हुआ है। आगे देखिए भारत के राष्ट्रपति उनके कार्यकाल दिया है, भारत के राष्ट्रपति कौन कौन थे, उनका कार्यकाल कितना था उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए पहला थे कौन, जीवन काल दिया हुआ है, फिर कार्यकाल दिया हुआ है और विशिष्ट तथ्य दिया हुआ है। आपको ना बस इस भी बोलिएगा, छोटा डेट मत बोलिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताइए, राजेंद्र प्रसाद का क्या होगा। 50 से कहाँ तक रहे थे, 62 तक रहे थे, ठीक है। 50 से 62 तक रहे थे और संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। इनका तथ्य बोला संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और पहले राष्ट्रपति भी थे। बताइए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बताइए सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या होगा। 62 से 67 तक रहे थे, ठीक है। और प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे थे, प्रथम उपराष्ट्रपति बोलेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बताइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हाँ 67 से 69 रहे थे और कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ था ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही हुआ था। ये सब पॉइंट ना याद रखिए। पूछेगा कि कौन सा जो राष्ट्रपति जो है ना उनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। आगे बताइए कि बराहगिरी मतलब बीबी गिरी बताइए, वेंकट गिरी है, सॉरी बराहगिरी वेंकट गिरी। बीबी गिरी होना चाहिए। अरे पूरा नाम दिया हुआ है यार, पूरा नाम दिया हुआ है, बराहगिरी वेंकट गिरी, बीबी गिरी है, उसी का पूरा नाम दिया हुआ है। 69 से 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे थे। ये उपराष्ट्रपति रहे थे, पहले उपराष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। आगे है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बताइए ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बताइए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह बोलेगा तो 1969 से 1969 मतलब 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहे थे। और ये जो है ना ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, क्या रहे थे, मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। आगे बताइए फिर से देखिए बराहगिरी वेंकट गिरी फिर से आए थे, बताइए इनका कब से कब तक था, बताइए। 69 से 74 तक रहे थे, भारत राष्ट्रपति के रूप में और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते भी थे, ठीक है। कौन जीते थे, बीबी गिरी, ठीक है। आगे फरुखुद्दीन अली अहमद, बताइए फरुखुद्दीन अली अहमद। फरुखुद्दीन अली अहमद बोलेगा तो 74 से क्या हो 77 होगा, ठीक है। इनका कार्यकाल था और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे फरुख अली अहमद। बीडी जती बताइए, बीडी जती जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, बताइए बीडी जती के बारे में। 77 से क्या हुआ मतलब 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 बने थे। ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे बीडी जती। नेक्स्ट 6 नंबर पर राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी, बताइए नीलम संजीव रेड्डी। हाँ 77 से 82 पे रहे थे और निर्विरोध निर्वाचित होने वाले जो है ना 1969 में ईस्वी में पराजित हुए थे, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी।
बताइए नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह, बताइए 7वां नंबर के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, बताइए। 7वां नंबर तो 7वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे, और इनका कार्यकाल था 1982 से 1987 तक रहा था। और प्रथम सिख राष्ट्रपति बोलेगा तो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक है। आगे 8वें राष्ट्रपति कौन थे? तो आर वेंकट रमन, बताइए। आर वेंकट रमन 1910 इनका ये था। तो आर वेंकट रमन का जो है ना, इनका था 8वें राष्ट्रपति थे। इनका 87 से 1992 तक रहे थे, ये उप राष्ट्रपति रह चुके थे, आर वेंकट रमन। और 9वां राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा, बताइए। शंकर दयाल शर्मा का जो है ना 25 जुलाई 1992 से 1997 तक रहे थे। मतलब शंकर दयाल शर्मा जो 9वें राष्ट्रपति थे वो 92 से 97 तक रहे थे, ये भी उप राष्ट्रपति रह चुके थे। आगे हो जाए के आर नारायण, बताइए। के आर नारायण के आर नारायण जो है ना, ये 97 से 2002 तक रहे थे। ये के आर नारायण जो थे ना 10वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। और ये उप राष्ट्रपति रह चुके थे, और 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य भी किया था, ठीक है। के आर नारायण 4 प्रधानमंत्रियों के साथ भी कार्य किए थे। पूछे क्वेश्चन पूछ देगा कि 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो थे वो कार्य किए थे? तो के आर नारायण जो 10वें राष्ट्रपति थे। 11वें कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम थे, बताइए। एपीजे अब्दुल कलाम को बताइए। 2002 से लेकर 2007 तक रहे थे, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 1931 में, मृत्यु हुआ था 2015 में हुआ था। आगे 12वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा पाटिल, बताइए। तो 12वें जो है ना, 12वें बोलेगा तो राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा पाटिल थे। इनका 2007 से 2012 तक रहे थे, और ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रणब मुखर्जी, बताइए। 13वें जो राष्ट्रपति थे ना वो प्रणब मुखर्जी थे। इनका जन्म हुआ था 1935 में, मृत्यु हुआ था 2020 में। और इनका जो कार्यकाल था 2012 से कितना था? 2017 तक रहा था। और प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे। प्रथम बंगाली राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। अब 14वें राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद, बताइए। रामनाथ कोविंद थे, वो 17 से लेकर 2022 तक रहे। तो रामनाथ कोविंद जो है 1945 में इनका ये हुआ था। और ये जो है ना, मतलब ये तो बचले हैं ना, पहले में जन्म हुआ था। और ये जो है इनका टाइम पीरियड था 17 से 22 तक था। और उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद। नहीं, 15वें राष्ट्रपति कौन थे? कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है द्रौपदी मुर्मू? जो आज़ाद भारत के बाद जो है जन्मने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति बोलेगा तो द्रौपदी मुर्मू है। इनका 2022 से लेकर अब तक है। और ये प्रथम आदिवासी मूल के राष्ट्रपति बोलेगा तो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। आगे देखिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दिया हुआ है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके बारे में दिया हुआ है। मुख्य न्यायाधीश दिया हुआ है, कार्यकाल है, और मुख्य न्यायाधीश है और कार्यकाल, फिर सॉरी इसमें भी इधर मुख्य न्यायाधीश और कार्यकाल है। बताइए, इधर बताइएगा। अपना इसका कार्यकाल नहीं पूछता है, बताइए पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए पहले मुख्य न्यायाधीश बताइए कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे हीरालाल जे कानिया? बस इतना याद रखिए, पहला दूसरा याद रखिए, बस इनका छोड़िए। पहला याद रखिए कितना से 1950 से जो है 1951 तक रहे थे, ठीक है। पहला दूसरा याद रखिए। और दूसरा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दूसरा मुख्य न्यायाधीश बोलेगा तो एम पतंजलि शास्त्री। 51 से लेके 54 तक रहे थे, 51 से लेके 54 तक। और तीसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेहर चंद्र महाजन। 54 से 54 तक रहे थे, मतलब 4/1/54 से लेके 22/12/1954 तक। और चौथे मतलब चीफ जस्टिस कौन थे? चौथे मुख्य न्यायाधीश बीके मुखर्जी। और 54 से 56 तक रहे, 54 से 56 तक। ये सब इसी ने पूछेगा। 5वें कौन थे मुख्य न्यायाधीश? 5वें बोलेगा तो SR दास। 5वें SR दास। 6ठे बोलेगा तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। 7वां बोलेगा तो PVK गजेंद्र गडकरकर। 8वां बोलेगा तो AK सरकार। 9वां बोलेगा तो K सुब्बाराव। 10वां बोलेगा तो KN बांचू। 11वां बोलेगा तो M हिदायतुल्लाह। 12वां बोलेगा तो JC शाह। 13वां बोलेगा तो SM सिकरी। 14वां बोलेगा तो अजित नाथ रे। अब इधर 15वां बोलेगा तो MH बेग। और 16वां बोलेगा तो YV चंद्रचूड़ जो रहे थे ना 78 से लेके कितना तक रहे थे? 85 तक रहे थे, 1978-85। YV चंद्रचूड़ जो थे। और PN भगवती बोलेगा तो कौन में थे? 17वें थे। PN भगवती 17वें। और 18वें कौन थे? 18वें बोलेगा तो RS पाठक।
उन्नीस में बोलेगा तो कौन थे? ES वेंकट रमैया। और 20 में बोलेगा तो सबे सांची मुखर्जी। 21 में बोलेगा तो कौन मुख्य न्यायाधीश थे? जगन्नाथ मिश्रा। और 22 में बोलेगा तो KN सिंह। क्या है? KN सिंह 91 से लेके 1991 तक। और MH कानिया बोलेगा तो 23 में थे। इनका बोलेगा तो 91 से लेके 1992 तक। और 24 में कौन थे? 24 में बोलेगा तो ललित मोहन शर्मा। और 25 में बोलेगा तो एमएन वेंकट चलैया। और 26वां बोलेगा तो AM अहमदी। 27वां बोलेगा तो JP वर्मा। और 28वां बोलेगा तो क्या? 28वां बोलेगा तो MM पुंछी। और 29वां बोलेगा तो आदर्श सेन आनंद। और 30 बोलेगा तो 30वां HP भारूचा। 31वां बोलेगा तो भूपेंद्र नाथ कृपाल। 32वां बोलेगा तो JB पटनायक। और 33 बोलेगा तो विश्वेश्वर नाथ खरे। 34 बोलेगा तो S राजेंद्र बाबू। 35 बोलेगा तो रमेश चंद्र कोल्हावटी। 36 में बोलेगा तो YK सबरवाल। और 37 में बोलेगा तो KG बालकृष्णन। और जिसमें बोलेगा तो SS कापड़िया। 39 में बोलेगा तो अल्तमस कबीर। 40 में कौन है? P सदाशिवम। 41 में बोलेगा तो RM लोढ़ा। और 42 में बोलेगा तो HL दत्तू। और 43 में बोलेगा तो तीरथ सिंह ठाकुर। 44 में बोलेगा तो जगदीश सिंह खेहर। और 45 में बोलेगा तो दीपक मिश्रा। और 46 में बोलेगा तो रंजन गोगोई। ये ना यहाँ से याद रखिए, रंजन गोगोई जो है ना ये 2018 से 2019 तक रहे थे। इन्हीं के समय जो है ना बाबरी मस्जिद जो है ना राम मंदिर का ये मत आया था, फैसला हुआ था। ठीक है ना। 47 में बोलेगा तो कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, 19 से लेकर 21 तक रहे थे। और 48 में बोलेगा तो NV रमन्ना। 21 से 2022 लास्ट में 4-5 याद रखिए। 49 में बोलेगा तो UU ललित, उदय उमेश ललित। 22 से लेके 27/8/2022 से लेके 8/11/2022 तक। और वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, जो 9/11/2022 से लेके अब तक वर्तमान में वही है। ठीक है, अब आगे आइए। देखिए यहाँ से कह रहा है, देखिए आगे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। एक और क्या बोले आप? कह रहा है ना कि देखिए अब नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, देखिए पहला कौन थे? पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे बताइए? सुकुमार सेन थे। सबको पता है सुकुमार सेन थे ना, सुकुमार सेन। इनका जो कार्यकाल था, इनका पद धारण जो थे 21 मार्च 1950 से लेकर 1958 तक रहे थे। ठीक है, बस बड़ा डेट बताइएगा। दूसरा कौन थे? दूसरा बोलेगा तो KV सुंदरनम थे। KV सुंदरनम 58 से 67 तक रहे थे। ठीक है, ये जो है ना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, आगे है तीसरा कौन थे? AP सेन वर्मा थे, 67 से लेके 72 तक। और चौथा कौन थे? चौथा बोलेगा तो नागेंद्र सिंह। ये सब पूछेगा नहीं, पहला याद रखिए सुकुमार सेन, और लास्ट में 3-4 याद रखिएगा, वो सब पूछेगा। चौथा नागेंद्र सिंह। और 5वां बोलेगा तो कौन है? T स्वामीनाथन। ठीक है, 6ठा बोलेगा तो कौन थे? LA सकधर। हाँ ठीक है, कोई सुनिए ना। तो ये नेक्स्ट है 7वां बोलेगा तो कौन है? RK द्विवेदी है। कौन है 7वां? RK द्विवेदी। ठीक है, और नेक्स्ट है 8वां बोलेगा तो कौन है? RVS शास्त्री है। कौन है? RVS शास्त्री। और 9वां बोलेगा तो कौन है? तो श्रीमती BS रमा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। BS रमा जो देवी है ना 1990 से लेके 1990 तक रही थी, मतलब 26 नवंबर से लेके 11 दिसंबर 1990 तक रही थी। महिला थी। हाँ महिला थी, वही से बोल रहे, महिला थी, पहला महिला। और 10वां बोलेगा TN सेशन, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, 1990 से लेकर 1996 तक रहे थे। और 11वां बोलेगा तो कौन है? MS गिल है, 1996 से लेकर 2001 तक। और नेक्स्ट है 12वां बोलेगा तो JM लिंग 2, 2001 से लेकर 2004 तक। और 13वां बोलेगा तो TS कृष्णामूर्ति हैं, 2004 से लेकर 2005 तक। आगे बोलेगा तो 14वां कौन है? BB टंडन है, 2005 से लेकर 2006 तक। ठीक है, और 15वां बोलेगा तो N गोपाल स्वामी है, 2006 से लेकर 2009 तक। नवीन चावला बोलेगा तो 2009 से लेकर 2010 तक। SY कुरैशी बोलेगा तो 2010 से लेकर 2012 तक।
और बी एस संपत बोलेगा तो 2012 से लेके 2015 तक, और एच एस ब्रह्मा बोलेगा तो 2015 से लेके 2015 तक, ठीक है, मतलब रहे थे जनवरी से लेकर अप्रैल तक, 19 में थे, ठीक है। और 20 में बोलेगा तो कौन है, डॉक्टर नसीम जैदी, सब पूछेगा नहीं, 15-17। 21वां बोलेगा तो अचल कुमार ज्योति, 12वां बोलेगा, 22वां बोलेगा ओम प्रकाश रावंत, और 23वां बोलेगा सुनील अरोड़ा, और 24वां बोलेगा तो सुशील चंद्रा। ये देखिए मेन जो है ना राजीव कुमार, जो कौन है 25वें नंबर के है ना, चुनाव आयुक्त तो है 25वें नंबर के, इनका 2022 लेके अब तक है, वर्तमान में यही है राजीव कुमार, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आगे आइए, अब है राष्ट्रीय राजनीतिक दल दिया हुआ है, देखिए इसके बारे में कह रहा है ना कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को, मतलब आपको, जो झाड़ू छाप है जो अरविंद केजरीवाल का है, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिया। कब दिया, 2023 में दिया। किस पार्टी को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया। किसका है, तो अरविंद केजरीवाल का है। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राष्ट्रीय पार्टी होने का जो है ना दर्जा खो दिया, मतलब समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन यही पूछेगा ना कि कौन सा पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी दर्जा मिला, तो आपको किस पार्टी को मतलब दर्जा समाप्त कर दिया गया, तो टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई, ठीक है। आगे है इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी में शामिल दलों की संख्या कितनी है, तो 6 रह गया है। वर्तमान में कितना है, तो 6 है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता सर्वप्रथम 1952 में हुए आम चुनाव में 14 दलों की मिली थी। इस सूची में अब मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई। और भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2016 में नियम के अनुसार देश की राष्ट्रीय पार्टी की सूची 10 वर्ष तक जो है तैयार की जाती है। आगे कह रहा है एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें। पहला क्या है ना, मतलब शर्त क्या क्या चाहिए उसको पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी दर्जा पाने के लिए। तो पहला शर्त क्या है ना, यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें 2014 तक मतलब जो है ना 11 सीटें जीती थी, मतलब जीतती है, ठीक है, ये बोला गया है। दूसरा टर्म कंडीशन क्या है, इसमें कह रहा है ना कि लोकसभा या विधानसभा में आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा राज्यों में 6% वोट मिले हैं, मतलब इतना परसेंट चाहिए। और तीसरा शर्तें क्या है, तो एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में क्या है, राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। मतलब एक पार्टी को अगर 4 राज्य में 4 से अधिक राज्य में जो है ना अगर राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो उस पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिया जाएगा। देखिए वर्तमान में जो है ना सूची कितना है, 6 है ना वर्तमान में। तो भारत में सभी राष्ट्रीय दलों की सूची दिया हुआ है। तब पहला कौन है, तो बीजेपी है, जो बड़का झूठा पार्टी। इसका जो है ना क्या है, तो इसका स्थापना कब हुआ था, 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी, इसके जो स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। और तीसरा बोलेगा तो कौन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, जो जिसको ना मार्क्सवादी कहते हैं। इसका स्थापना हुआ था 7 नवंबर 1964 को हुआ था। और चौथा कौन है, तो आम आदमी पार्टी है, ठीक है, जो अरविंद केजरीवाल का है। इसका स्थापना हुआ था 2012 में हुआ था। अब बहुजन समाज पार्टी बोलेगा तो BSP जो है ये 1984 में स्थापना हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट बोलेगा नेशनल पीपल कांग्रेस बोलेगा NNP का स्थापना कब हुआ था, तो 6 जनवरी 2013 को हुआ था, ठीक है, 2013 को। तो याद रखिएगा ना कि नेशनल पीपल कांग्रेस का बोलेगा तो कितना हुआ था। देखिए ना, हमको तो इस बुक वाला लगता है कि मतलब ऐसे क्यों करता है, जिस पार्टी का स्थापना पहले हुआ था पहले देता। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिया, INC का दिया है, मतलब 2 नंबर पे दिया, नहीं कि नहीं 1 नंबर पे दे, मतलब गजब हाल है। मतलब यहाँ भी मतलब ये है, मतलब यहाँ भी चल रहा है शासन, सोचिए। मतलब ये 1885 में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लेकिन ऊपर नहीं दिया है, ऊपर दे दिया है BJP का दे दिया है, सोचिए। याद रखिएगा ना कि पहला भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तीसरा बोला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और चौथा आम आदमी पार्टी है, पांचवा बहुजन समाज पार्टी है, छठा बोलेगा नेशनल पीपुल्स पार्टी। मतलब समझिए 100 साल का अंतर है, तब भी ऐसे लोग खत्म हो गया। देखिए एक और है नीति दिया हुआ है, कह रहा है ना कि देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, BS रमा देवी थी। कौन थे, BS रमा देवी। अगर पुरुष में बोलेगा तो कौन थे, ए थे, सक्सेना थे, कौन थे, सुकुमार सेन थे ना, सुकुमार सेन थे, सही। तो NCERT का जो होमवर्क है ना खत्म हो गया, ठीक है। आगे का नेक्स्ट होमवर्क करते हैं। इसमें चैप्टर जो है ना 15 नंबर चैप्टर, इसके पहले जो है लूसेंट में ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं, सारा क्लास ना देख लीजिए। इसके पहले मुगल काल से पहले सारा हम ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। आज पढ़ेंगे मुगल काल का, पढ़ेंगे 1526 से पढ़ेंगे 1857 ईस्वी तक दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बताइए, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा और ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए, आपको याद होगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हम आराम से पढ़ेंगे, आप लोग आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, बताइए क्या होगा। लोधी वंश। क्या है, लोधी वंश, ठीक है। कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बताइए। ऑप्शन नंबर B 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। तो
तो कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। कह रहा है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बताया किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुँह अमीरों संगे संबंधियों की आदि के लिए खोल दिए गए और इसे उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी? बताइए क्या होगा? पानी का प्रथम युद्ध 1526 में। बताया कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कौन? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो कह रहा है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट कह रहा है कि गुजरात विजय। कह रहा है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है ना अकबर करवाया था, गुजरात विजय की याद में करवाया था। ठीक है। आगे कह रहा है कि आईने अकबरी एवं महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्या होगा? अबुल फजल के द्वारा। क्या होगा? अबुल फजल के द्वारा। ठीक है। आगे कह रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को किनके बीच हुई थे? तो क्या होगा? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। आगे है दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो क्या हुआ? अकबर के द्वारा। क्या अकबर के द्वारा? आगे है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार और अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो क्या होगा? अहमदनगर। क्या है? अहमदनगर। तो कह रहा है ना कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था कह रहा है मुगल प्रशासन व्यवस्था मसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? क्या होगा? अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो क्या होगा? अकबर। क्या होगा? अकबर। ठीक है। आगे कह रहा है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो क्या होगा? फारसी। क्या है? फारसी। ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 14 कह रहा है कि सती प्रथा की भर्त्यासना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? इसे क्वेश्चन व्यापक में आ सकता है। ठीक है। अकबर ने किया था। कौन कहता है? अकबर ने। कह रहा है कि सती प्रथा की भर्त्यासना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। आगे कह रहा है किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध। कह रहा है किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे कह रहा है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रतिष्ठा चर्मकोश पर प्राप्त किया था? क्या होगा? जहांगीर। इस बार जो है ना सबको सिलेक्शन लेना है दरोगा में। इस बार हर हाल में जो है ना दिन दुगुना रात मेहनत करना है, सभी का सिलेक्शन लेना, सब हम लोग का सबका सिलेक्शन हो दरोगा में 100%। कह रहा क्वेश्चन 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? बताइए क्या होगा? अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल। आगे है कह रहा है कि क्वेश्चन 18 कह रहा है कि किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में दिया था? क्या होगा? बाबर। क्या है? बाबर। बताइएगा शेरशाह की महानता का घोतक क्या था? बताइए शेरशाह की महानता घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार है। क्या है? प्रशासनिक सुधार है। ठीक है। हुमायूं नामा किसने लिखा? बताइए क्या होगा? गुलबदन बेगम। क्या है? गुलबदन बेगम। आगे कर अकबर के शासन में महाभारत की फारसी में अनुवाद किया गया था, यह वह किस नाम से जाना जाता था? क्या होगा? रजनामा। क्या है? रजनामा। तो कह रहा है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? तो रजनामा। ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन आइए 22 पे। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? क्या होगा? मोहम्मद शाह। क्या है? मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? क्या होगा? बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। बताइएगा कि अकबर के शासनकाल में भूरा सुधारों को कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। क्या है? टोडरमल। बताइएगा कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। क्या है? इबादत खाना। और अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। आगे करा सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात है? तो क्या होगा? अकबर। क्या है? अकबर। आगे का रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में संबंधित थे? तो क्या होगा? अकबर। क्या है? अकबर। आगे करा किस युद्ध में बाबर ने जिहाद मतलब धर्म युद्ध का नारा तमगा और नामक कर को समाप्त किया तथा युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो क्या होगा? खानवा का युद्ध। क्या होगा? खानवा का युद्ध। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मूवियान नामक पद शैली जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा था? तुजु के बाबरी तुर्की में लिखा था। तू से तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो क्या होगा?
फरगना का था। कहाँ का था? फरगना का था। आगे कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो क्या होगा? चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था, लेकिन पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी शामिल था। और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी शामिल था। और मेवाड़ का शासक राणा सांगा भी शामिल था। ये तीनों शामिल था। आगे कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से कौन निर्णायक युद्ध था? खानवा का युद्ध। क्या है? खानवा का युद्ध। इसमें मिलान करना है। बाबर द्वारा लड़े गए सारा युद्ध था और शासक था। बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और इसका शासक कौन था? बताइए जिससे लड़ा था। इब्राहिम लोधी था ना, बाबर इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 27 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था। और बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। मेदिनी राय के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध बोलेगा तो 1529 में हुआ था। बाबर और अफगानों के विरुद्ध हुआ था। महमूद लोधी के बीच हुआ था। तो पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, बाबर मर गया। तो 1530 में क्या होता है? बाबर मर जाता है। ये ट्रिक याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां। क्या है? शाहजहां। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। क्या था? बैरम खान था। आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? बताइए किस पर नहीं किया था? कन्नौज पे नहीं किया था, लेकिन लाहौर पे किया था, करनाल पे किया था, दिल्ली पे किया था। आगे कह रहा है किसने ऐसे बाग बागीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? तो क्या होगा? बाबर। क्या है? बाबर। आगे कौन सी आत्मकथा है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तुझू के बाबरी है। हाँ, बाबर नामा किसने लिखा था? बाबर नामा किसने लिखा था? बाबर लिखा था। बताइए इसमें सुमिलित कौन सुमिलित नहीं है? बताइए कौन इसमें सुमिलित नहीं है? हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम लिखा था। ये लिखा था, गुलबदन बेगम लिखा था। और तुझू के बाबरी बाबर लिखा था। बिल्कुल सही है। शाहजहांनामा बोलेगा मोहम्मद साले लिखा था। और तुझू के जहांगीर लिखा था। सभी तो इजी ही हैं। आगे है राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? तो क्या होगा? महेश दास ने। क्या है? महेश दास ने। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था? बताइए। उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, क्योंकि उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। आगे किस मुगल शासक को 2 बार अभिषेक हुआ था? क्या होगा? औरंगजेब। सही है ये औरंगजेब। किस मुगल शासक को 2 बार अभिषेक हुआ था? औरंगजेब हुआ था। सही है। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है